स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, रजाई का चेहरा थोड़ा सा उठा लीजिए। बहुत बड़े कंटेंट के साथ बहुत अलग तरीके से मुखातिब हो रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन लाया हूँ। बिल्कुल मैंने आपसे जो वादा किया है कि YouTube के इतिहास में अलग करके दिखाऊंगा, तो अलग करने का वो प्रयास बना रखा हूँ और आपको लगेगा भी कि मैं अलग कर रहा हूँ। सारी चीज़ें अलग हैं, बिल्कुल अलग नज़रिया हमारा है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों को दूसरे की दी हुई विरासत समझेंगे, जब तक आप अपनी समस्याओं को दूसरे की दी हुई भेंट समझेंगे, तब तक आप कभी भी अपनी कठिनाइयों और इन समस्याओं से कभी निजात नहीं पा सकते हैं। आपको इन कठिनाइयों को, इन समस्याओं को जो हमारी निजी जिंदगी में है, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्हें खुद का मानकर मिटाने का प्रयास करना होगा, खुद का समझकर उनसे लड़ना होगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर वो जिंदगी समस्याओं से घिरी है, हर वो पहलू, हर वो दामन दबाया गया है। हर दोस्त आपके साथ बैठने वाला सच्चा नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति आपके साथ उठने वाला आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता है। मछलियां ये जानकर खुश हो गईं कि अब आदमी भी एक दूसरे को जाल में फंसाने लगे। तो जिन समाज से, जिस विचारों से आप घिरे हुए हैं, थोड़ा सा उनसे आगे आए। इसके अलावा कोई आपका साथी नहीं है, सब बाराती हैं। ये पूरा देश, ये पूरी जनसंख्या, आपके आसपास चलने वाले लोग, ये सब आपके बाराती हैं, जो दुख में आप पर हंस लेंगे और खुशियों में आपके पीछे चल देंगे। तो ध्यान देना, ये भूमध्य रेखा जो मैं आपके सामने उल्लेखित कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े कंटेंट से आपको जोड़ रहा हूँ। जाग जाइए, उठिए और विश्वास के साथ लगिए। हमने आपसे कहा अक्षांशम देशांतर रेखा, ये पार्ट 3 है, एपिसोड नंबर 3। इसका मतलब इसके पहले 2 एपिसोड आपने देखा है और अब भूमध्य रेखा की बारी आ रही है। इसका मतलब आपको बहुत विस्तृत देने का प्रयास हमारा है और अलग अलग एक एक रेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर इसलिए करूंगा जिससे आपको ये कंटेंट अलग लगे और अलग के साथ साथ बहुत अलग तरीके से तमाम चीजें आप सीख भी पाए। भूमध्य रेखा अलग, कर्क रेखा अलग और मकर रेखा अलग, सबसे जुड़े पहलू, कंटेंट अलग। तो बिल्कुल होगा ये अलग। तो दिलचस्पी के साथ, पूरे शिद्दत से, पूरे मनोवेग से जुड़ें। आपको बेहतर लगेगी ये क्लास, मुझे पूरा विश्वास है। ध्यान दें, अब भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे हैं। भूमध्य रेखा यानी वह रेखा जिसका नाम ही स्पष्ट करता है कि मैं भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली हूं। यानी वो रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से चली जाएगी, यानी वह रेखा जो अपने अलग अलग पहचानों से जानी जाएगी। यही भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गई है। इसका काम क्या है? इसने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दिया है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक तो दक्षिणी गोलार्ध। जब भी कभी एग्जामिनर ने यह बात की आपसे, तो आप निसंकोच बताना भूमध्य रेखा की पहली विशेषता मैं लिख रहा हूँ, विशेषता करके, यानी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है, गोलार्धों में बांटती है। और उसका नाम क्रमशः क्या है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इसका साउथर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसका विभाजन किया आपके इक्वेटर ने। नामकरण अलग होगा, पहचान, आपके कार्यदायित्व तो अलग हैं, आप काम अलग कर रहे हैं, तो आपके क्रियाकलापों से ही आपको हम पहचाने और जानेंगे। आपने उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बना दिया, आपका नाम है 0 अंश, आपका नाम है 0 अंश अक्षांश। आपको पहले बताया जा चुका है कि जो रेखा पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई है, काल्पनिक रेखा जो खींची गई है, हम उसे अक्षांश कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, यानी पृथ्वी के जो मध्य से है इसे 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। इसे ही हम भूमध्य रेखा कहेंगे, ऊपर नाम उल्लिखित है। इसे ही हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, ऐसे कई नामों से ये जानी जाती है। इसी को आप इक्वेटर भी कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल अलग इसका जो पर्याय है, जो इसके नामकरण है, इन्हें भी आप जाने रखें। तो अब जरा ध्यान दें,
तो हम जिस भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय आपसे पूछते आ रहे हैं, सब पर मैं क्रमवार चर्चा करने वाला हूँ। पहली बात ध्यान देना, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा करके आप अपने नोटबुक पे बड़ा भी कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? कम होगा। ध्यान देना, जहां गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी कम होगी वहां आपके भार में कमी महसूस होगी। वहां आपके भार में कमी होती नहीं है, वाकई में कमी क्या होती है? महसूस होती है, क्योंकि आपका जो भार है आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इतने भार के हैं। तो गुरुत्वाकर्षण कम होगा, इसका मतलब भार में कमी, भार में क्या महसूस होगी? कमी होगी। और जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो पक्का मान के चलना इस स्थान पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा, अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा, तथा पृथ्वी इसी स्थान पर घूर्णन ज्यादा करेगी। लीजिए, एक जगह अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ आपकी एक लाइन में है। ऐसे हजारों एग्जामों में, हजारों प्रश्न पत्र में ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। एक से बढ़कर एक प्रश्न है जिन्हें आप एक लाइन टू लाइन याद दिमाग में रखकर याद कर सकते हैं। ध्यान देना, जहां ग्रेविटी कम होगी वहां भार कम होगा। भार क्या होगा? कम होगा। और जहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा वहां कोई गोला ज्यादा तेजी से नाचेगा। इसका मतलब घूर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां कोई गोला तेजी से घूम रहा है इसका मतलब वहां बाहर की तरफ बहाव ज्यादा होगा, जिसे आप अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जिस तरीके से हम किसी भी गाड़ी वगैरह को चलाते समय, अर्थात मान के चलो कार को अचानक किसी मोड़ पर मोड़ दिया जाए तो आप खुद देख लीजिए, जैसे ही आप इस तरीके से मोड़ते हैं आप तुरंत बाहर की तरफ झुक जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अपकेंद्रीय बल, जितना वेग से आप घुमाओगे किसी चीज को, अपकेंद्रीय बल उतनी तेजी से काम करेगा। तो अपकेंद्रीय बल यहाँ ज्यादा होगा, घूर्णन ज्यादा होगा, भार में कमी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। आगे देखिएगा, अगली महत्वपूर्ण बात, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। यहाँ जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधी पड़ेंगी, अर्थात जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर धूप ज़्यादा होगी। धूप ज़्यादा होने का मतलब ऊष्मा ज़्यादा होगी, यानी गर्मी ज़्यादा होगी। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर लोग काले होंगे। गर्मी ज़्यादा होगी तो लोग यहाँ काले होंगे। शादी जैसे महत्वपूर्ण फंक्शन में यहाँ समस्या हो जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत चिंता करने की बात नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि पुरुषों की और महिलाओं की एक थोड़ी सी एक तुलना कर रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल मैं किसी अपेक्षाकृत किसी की बुराई नहीं कर रहा। इसमें दो बातें हैं। पुरुष तब तक काबिल नहीं माना जाता जब तक उसके अंदर कोई काबिलियत ना हो। काबिलियत का मतलब जब तक आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, आप लाख गोरे ही सही, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सच पूछो समय के साथ साथ उसके दौलत में सिमट जाती हैं। इंसान छोटा बड़ा अपने कर्मों से तो होता ही होता है, साथ ही साथ इंसान का बड़प्पन, इंसान की वो कीमत समय के साथ साथ उसके साथ लगे हुए, उसके कमाए हुए दौलत से की जाती है। तो बड़ा दिक्कत है मेरे दोस्त, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप सर्विस नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पूछने वाले भी कोई नहीं रहेंगे। शादी समारोह में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। और जो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जो काले हैं मगर दिल वाले हैं, ये काले हैं मगर दिल वाले हैं, और ये देशभक्ति मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड भी कराया है। इनके प्रति, ये देश के प्रति कितनी सेवा करते हैं। इस धूप में, इस तपन में अपने त्वचा को जलाए हुए हैं, बड़ी गर्मी में ये नहाए हुए हैं, फिर भी वक्त के साथ इनकी लड़ाई हमसे भी कहीं ज़्यादा है। हम एक कर्क रेखा के आसपास जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जहां सूर्य की गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये भूमध्य रेखा के आसपास जीवन करने वाले लोग हैं जहां सूर्य की गर्मी हमेशा बनी हुई है। त्वचा इनकी काली है, इनका जो पूरा माहौल है
जहाँ इनका जीवन चक्र गुजर रहा है, जहाँ इनके जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, वहाँ हर लोग गर्मी का ही सामना कर रहे हैं, हर लोग। तो इस वातावरण में ये ढल जाता है। तो धूप ज़्यादा है, उष्मा यानी गर्मी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा काले हैं, लोग ज़्यादा काले हैं तथा, और ध्यान देना, यहाँ के लोग जो काले हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि भार में कमी महसूस करेंगे, उष्मा गर्मी, परंतु ये वाकई में यहाँ के जो लोग हैं वर्कफुल हैं और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते भी हैं, ऐसी बात नहीं, मेहनत भी कर रहे हैं। समझना मैं और क्या बताना चाह रहा हूँ। अब ध्यान देना, दो बातें, उष्मा गर्मी काले लोग, सब कुछ मिल गए। अब आप यहाँ से दो बातें समझना। एग्जामिनर बहुत अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं, आप जरा ध्यान दो तो आपको एक बात बिल्कुल पता चल जानी चाहिए कि अगर हम इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाएं या भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएं तो पक्की बात है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्लियर। इधर भी आएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। एग्जामिनर ने कहा कि हो सकता है आप ऐसे रट्टा मारकर आए हो सकता है आप इस तरीके से रटने पर विश्वास रख रहे थे, तो चलो कुछ अलग पूछ लेते हैं। इसलिए एग्जामिनर महोदय ने कहा नहीं, ऐसा बताओ कि अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाएं, ध्रुव यानी ये पोल यानी ये पोली, ये पोली, ये जो पोल है, इस पोल से आप भूमध्य रेखा की तरफ आए। एक काल्पनिक अवधारणा है, एक सुंदर सा नाम है पोली, जिसको मैं बार बार बोलता ही रहता हूं, उसको उससे जोड़ करके देखना, रिलेटिव बता रहा हूं। भूमध्य रेखा है और ये है आपका पोल, ये जो पोल है, इस पोल से यदि आप भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, तो पक्की बात है अब ग्रेविटी धीरे धीरे घटेगी। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहाँ होगा है, ज्यादा होगा ध्रुवों पर, कोई डाउट नहीं है ना। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर, क्योंकि अब आपको ये बात पूरी पता चल रही कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा वहां है और ग्रेविटी सबसे ज्यादा कम कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है। यहाँ अपकेंद्रीय बल ज्यादा है, उल्टा क्वेश्चन देखना, यहाँ अपकेंद्रीय बल ज्यादा है तो यहाँ अपकेंद्रीय बल कम होगा, होगा ना। यहाँ के लोग ज्यादा काले हैं, यहाँ के लोग ज्यादा गोरे होंगे। यानी जैसे जैसे आप इस गर्मी वाले क्षेत्र से ऊपर जाएंगे, विज्ञान कहता है कि जहां पर धूप ज्यादा होगी वहां मेलेनिन ज्यादा बनेगा, और मेलेनिन ही किसी भी व्यक्ति के काले या गोरे होने का पर्याय है, जो कि आपकी त्वचा में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पदार्थ यानी प्रोटीन है। तो इसकी वजह से आप ऐसा हो रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आप काले हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं कि आप गोरे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि हम जैसे लोग जो न काले में रह गए न गोरे में पता नहीं क्या होना चाहते थे, हो ही नहीं पाए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे दोष या हमारे विचार, हमारे अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ सब हमारे काम पर लिए जाएंगे दोस्त, सब काम पर, काम जैसा कर जाएंगे नाम वैसा बन जाएगा। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हमने एक YouTube चैनल पर ये जंग छेड़ी है, अभी तो हमने बस शुरुआत किया, लेकिन मैं हौसला नहीं हारूंगा। यही मैं आपको भी सिखाऊंगा कि हौसला मत हारिएगा, जुड़िए हमारे साथ, विश्वास कर लीजिए। मैं आपसे बार बार ये कहता रहा हूँ, विश्वास करके चलिएगा, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर इतना नहीं मिल सकता है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे जरा ध्यान दें, तो ये चीज हो गई, अपकेंद्रीय बल यहाँ क्या होगा, कम होगा, यानी ना के बराबर होगा। इसका मतलब घूर्णन भी पृथ्वी का सबसे ज्यादा कम कहाँ होगा, ध्रुवों पर। पृथ्वी सबसे कम कहाँ घूमेगी, ध्रुवों पर। अच्छा बताना जरा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, लोग सबसे ज्यादा भारी कहाँ होंगे, जीव जो होंगे वो भारी जीव कहाँ होंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ होंगे ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ज्यादा वजन के भालू मिलेंगे, भूमध्य रेखा पर कम वजन के भालू मिलेंगे, ज्यादा वजन के हाथियां इधर मिलती थीं और कम वजन की हाथियां कहाँ मिलेंगी, इधर मिलेंगी, है ना। ये सारी चीजें आपकी नेचर से देखना किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। हमारी धरती घूम रही है, सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा परिवर्तन कर रहा है, देखना, यही ताप है, यही टेम्परेचर है, यही ताप, इसी तापमान की वजह से क्या क्या हो रहा है। भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं कोई विकसित नहीं है, क्यों, क्योंकि तापमान ज्यादा है, और जहां तापमान ज्यादा होगा यहाँ के देश, यहाँ के रहने वाले लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी की मेहनत रूस वाले, जापान वाले, फ्रांस वाले कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि रूस, जापान, फ्रांस
ये सब कहीं ज़्यादा ठंडे स्थानों पर है, जहाँ पर आदमी वर्क करेगा तो थकेगा नहीं, ज़्यादा टाइम तक वर्क कर लेगा, तो यहाँ के देश विकसित होंगे। लेकिन जो भूमध्य रेखा पर होंगे देश, वो ताप की वजह से परेशान होंगे। यार गर्मी में थक जाओगे, कितना काम कर पाओगे बताना जरा, नहीं कर पाओगे ना। और आपको अब जरा ठंडी है ना, अब आपसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाने पर भी समस्या है। मेरे कहने का मतलब शीतोष्ण वातावरण होना चाहिए। शीतोष्ण यानी शीत भी हो, उष्ण भी हो, मतलब हर मौसम सुहावना हो। ऐसे जगह पर वर्क करना कितना आसान होगा, तो वहाँ के लोग काम करते हैं, इसलिए वहाँ विकसित होंगे। तो तापमान ज़्यादा होना एक कारण यह भी हो सकता है किसी भी देश के विकसित यानी विकासशील होने का, विकसित, विकासशील तथा अविकसित होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है यह भी। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बेहतर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलना अब तो कोई एग्जाम में छोटा बड़ा कहता ही नहीं, इसलिए क्योंकि हर एग्जाम में वो प्रश्न आते हैं जिन्हें हमने सोचा ही नहीं था। छोटे से एग्जाम में बड़े प्रश्न आ जाते हैं। छोटा एग्जाम जिसे हम मान के चलें, अच्छा ये यूपी टेट है या यूपी सुपर टेट है, एसएससी है, लेखपाल है, ऐसे एग्जामों में भी बड़े स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है, आप कितने पढ़े हैं ये बात निर्भर करती है। तो विकसित, विकासशील, अविकसित होने का एक बड़ा फार्मूला हो सकता है ताप। ताप इसलिए क्योंकि हम अगर सोचें तो गर्मी जहाँ ज़्यादा होगी, इसका मतलब वहाँ देश विकसित और विकासशील की भूमिका अदा कर सकते हैं। हो सकता है जहाँ ज़्यादा गर्मी वहाँ के लोग अविकसित रह जाएं या विकासशील की श्रेणी में रह जाएं, लेकिन विकसित नहीं हो पाएंगे। रसिया वगैरह देख रहे हैं ऊपर हैं और वो विकसित हैं। इस तरीके का फार्मूला है। यही ताप देखना, ये ताप अद्भुत है। मैंने आपको किसी पार्ट में पढ़ाया ही है शायद पर्यावरण के। ताप अद्भुत है। ताप की वजह से तो नर और मादा का निर्धारण हो जाता है कि लड़का होगा कि लड़की, वो ताप निर्धारित करेगा। कितना अजीब लगेगा आपको। आप मान के चलें मगरमच्छ का जो अंडा है, अगर वो उच्च तापमान पर रहा, यानी जहां गर्मी ज्यादा है, यानी मगरमच्छ ने अपने अंडे को वहां रखा है जहां पर उच्च तापमान है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसके अंडे से सभी मादाएं निकलेंगी, यानी सारी मादा होगी। और अगर वही मगरमच्छ निम्न तापमान पर होगा, यानी जहां ठंडी बहुत ज्यादा होगी, उसके अंडे वहां होंगे, तो पक्की बात है सब नर निकलेंगे। सोचना, अगर ये फैसिलिटी, ये क्वालिटी हम मनुष्य को नेचर ने दे दिया होता तो पूरा क्रियाकलाप बिगड़ गया होता। हम भारतीय तो सारी महत्वाकांक्षाओं की सीमा का उल्लंघन कर चुके होते। सब कुछ त्याग करके हम केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु महिला की बगैर चिंता किए हुए पूरे कमरे का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आने ही नहीं देते, चाहे हमें बर्फ की सिल्ली वहां डालनी पड़ती। लेकिन नेचर को पता था, नेचर को ये व्यवस्था पता था कि आदमी किसी भी हद तक गुजर जाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें सबको नहीं मिली हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के सर्प को मिला ही ये कंडीशन, और मगरमच्छ वगैरह को। तो हमने अभी कहा कि मगरमच्छ जैसे जीवों का जो जेनेटिक लक्षण है या कह सकते हैं लैंगिक लक्षण है, उसका निर्धारण भी तापमान कर देता है। तो तापमान को हल्के में मत लीजिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये था। लैंगिक लक्षण का निर्धारण भी तापमान कर सकता है, तापमान को हल्के में मत लीजिए, मेरा ये कहना था। तो तापमान ने देखो पृथ्वी के तमाम चीज़ों को कैसे बदला है और भूमध्य रेखा से इसका रिलेशन कैसा है, इस पर हमने बात की। जहां पर तापमान ज़्यादा होगा, यानी इसी भूमध्य रेखा पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। ध्यान देना, सदाबहार वन सर्वाधिक कहाँ होंगे? तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाएंगे। क्लियर है? अमेजन नदी, मकापा डेल्टा, इन सब बातों पर अभी चर्चा मैं करूंगा। सदाबहार वन इसलिए कह रहा हूं कि अमेजन जो दुनिया का सबसे बड़ा वन है, इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा वन, जिसे अमेजन वर्षा वन कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, एग्जामिनर ने इसी तरीके से बात किया है, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, जो अकेले 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया का सप्लाई करता है, वो अमेजन वन भी इसी भूमध्य रेखा के एरिया में आता है। कांगो वन भी इसी भूमध्य रेखा के एरिया में आता है। सब सदाबहार वनों के उदाहरण हैं। यहाँ दलदली भूमियां पाई जाएंगी, परंतु सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, किरण सीधा होगी। यहाँ पर खतरनाक जानवर भी पाए जाएंगे। ध्यान देना, खाते पीते घर के पौधे होंगे जिन्हें आप सदाबहार वन कहेंगे। मोटे मोटे लंबे लंबे पौधे,
जो अपनी पत्तियां वर्ष भर नहीं गिराएंगे, और यहाँ पर मानवीय जीवन दुर्लभ होगा, इसलिए यहाँ पर अन्य प्रकार के जीव आ जाएंगे, अमेजन में एनाकोंडा सर्प आ जाएगा, ये चीज तो आप जान पा गए हैं। गुरुत्वाकर्षण कम, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, सदाबहार वन सर्वाधिक पाए जाएंगे, खाते पीते घर के पौधे यहाँ मिलेंगे। आप ये मान के चलें बड़े बड़े खतरनाक जीव भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, भूमध्य जो रेखा है वाकई में इसका 78.7% हिस्सा जल से गुजरता है, जल से गुजरता है। 78.7% हिस्सा जल से गुजरता है तथा 21.3% हिस्सा ही स्थल से गुजरता है। यहां तक की बात क्लियर है? आगे समझें ये किस किस महाद्वीपों से होकर जाएगा। तो पहली बात तो भूमध्य रेखा की बात चल रही है तो ये होगी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से जाएगी, साथ ही साथ ये अफ्रीका महाद्वीप में भी जाएगी तथा साथ ही साथ यह एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों से भी होकर गुजरेगी। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और अगर हम जल की बात कर लें तो जल की बात में आप ये मान के चलें अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर, इन 3 महासागरों से होकर ये गुजरेगी। कौन? हमारी ये भूमध्य रेखा। क्लियर है बात ना? तो भूमध्य रेखा की एक रूपरेखा हम बना चुके। भूमध्य रेखा का 78.7% हिस्सा जल से गुजरता है, 21.3% हिस्सा स्थल से। स्थल में जैसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरेगा, सर्वाधिक भाग अफ्रीका में ही आएगा क्योंकि अफ्रीका क्षेत्रफल में बड़ा है और एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, परंतु इसके कुछ ही द्वीपों से गुजरेगा। इसका एक रूपरेखा आपके सामने आ ही जाएगा जिसमें ज़्यादा देश शामिल हो जाएंगे। तो आप ये पता लगा सकते हो कि सर जहाँ ज़्यादा देशों से कोई भी रेखा गुजर रही है इसका मतलब उसमें ज़्यादा एरिया खपा रही है। क्लियर है बात ना? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा की कहानी को आगे बढ़ाएं इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएं। मान के चलें स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब जरा ध्यान दें, भूमध्य रेखा संबंधी अभी भी प्रश्नों का सिलसिला रुका नहीं है, अभी इनकी अच्छाइयों का कारवां थमा नहीं है। प्रश्नों की तो अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की तो अब बात हो रही है। ध्यान देना, भूमध्य रेखा सच पूछो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किन किन देशों से होकर जाती है ये पूछा जाता है। भूमध्य रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर जाती है। महाद्वीप तो आपने बता दिया, चलो महासागर आपने बता दिया, जान लिया हम लोगों ने। अब भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर जाएगी इस पर भी चर्चा कर लें। अब जरा ध्यान दें, एक बार सगे काका ने, ये मेरा अपना फार्मूला, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है। बस एक बार सगे काका ने यूके से माइक मांगा। ये चीज एक छोटा सा ट्रिक, एक फार्मूला बना रहा हूं, बस याद तो करने का एक अलग तरीका, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं। जिस दिन मैं मैप यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अलग अलग प्रकार से महाद्वीपों की बात करूंगा, वहां भी मैं इन पर चर्चा करूंगा। पुनः इन चीज़ों को आपके सामने लाने का मेरा एक प्रयास होगा फिर से दोबारा। तो जहां मैं ये कर रहा हूँगा वहां भी आपको फिगर के माध्यम से ये चीज़ बताने का प्रयास करूंगा कि इन देशों से देखना जरा भूमध्य रेखा गुजरती है। अभी फिलहाल जब हम लोग अलग अलग भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक छोटा मोटा ट्रिक दौड़ा लें। तो ये दौड़ा रहे हैं कुछ इस तरीके से, बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं है। एक बार सगे काका ने यूके से माइक मांगा। देखना जरा, ई का मतलब हम क्या लिखने वाले हैं? इक्वाडोर। ई का मतलब लिखने वाले हैं इक्वाडोर। और जब आप मैप देख रहे होंगे, जिस दिन आपको मैप मिलेगा, जिस दिन मैप में मैं आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बना के दिखाऊंगा और उस जगह मैं ये बताऊंगा इक्वाडोर, फिर इक्वाडोर के बारे में भी बताऊंगा। इक्वाडोर वही देश है जिसे गुलाबों का देश कहा जाता है, फिर इस पर चर्चा होगी ना। फिर इस तरीके से इक्वाडोर के बाद ध्यान देना कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और बार से हो जाएगा ब्राजील। लीजिए देखिए कितनी बेहतरीन ये सीरीज हो गई। इससे
थोड़ा सा हमें याद करना आसान हो जाएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये हैं आपके दक्षिणी अमेरिका के देश। आप हमारे साथ ये प्रयास कर रहे हैं, आगामी आने वाले दिनों में ये समस्त चीज़ों पर आप विशेष फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हर वो ग्राफ के माध्यम से आपको मैं अपने हाथों से यहाँ बना करके उन चीज़ों को एक एक करके फिलअप करवाऊंगा। तो आराम से कुछ देशों के बारे में एक विधिवत जानकारी हो जाएगी, साथ ही साथ उनका एक मैप हमारे विचारों में समाहित हो जाएगा। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील जो कि दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, यहाँ से भूमध्य रेखा आ रही है, ध्यान देना। और ये जो लिखा है सगे, ये इसका थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन मज़ेदार है। साओ तोमे, साओ तोमे प्रिंसिप या प्रिंसिपे, साओ तोमे प्रिंसिपे एक ये द्वीपीय देश है। जो साओ तोमे प्रिंसिपे है ये अफ्रीका महाद्वीप का आता है और ये एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके चारों तरफ जल हो, वो एक द्वीप कहलाएगा। किसी भी स्थल का वह छोटा सा भूखंड, छोटा का मतलब थोड़ा बड़ा होता है लेकिन हम इस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा भूखंड होगा तो महाद्वीप कहलाएगा, छोटा सा भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा होगा वो द्वीप कहलाएगा। तो साओ तोमे प्रिंसिपे एक द्वीप है और गा से हो जाएगा गैबोन, गैबोन देखना जरा, का से होगा कांगो और इस का से लिख लेना कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। ये क्लियर हो गया। ने से कोई मसला नहीं है। यू से है युगांडा, युगांडा और का से हो जाएगा केन्या, सा से हो जाएगा सोमालिया, युगांडा, केन्या और आपका हो गया सोमालिया। ये यहां से लगाकर यहां तक ये किसके देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। अब आप समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा सर्वाधिक कहाँ है, बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो गई, गुजर रही भूमध्य रेखा। तो ये लंबाई आपको खुद ही बता रही कि मैं सर्वाधिक कहाँ से गुजर रहा हूँ, है ना, दूरी हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो साओ तोमे प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, ये क्रम से मैंने लिखा है, इस बात को भी ध्यान दें। स्तरीय परीक्षा का सामना कर रहे होंगे तो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि पश्चिम से पूरब में सजा दीजिए और पूरब से पश्चिम में सजा दीजिए, यानी इस व्यवस्था को क्रम में लगा लीजिए। तो आपको इसी क्रम को याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको क्रम से लिखा है। ऐसा नहीं किया मैंने कि ट्रिक बना दिया हो बगैर किसी क्रम का, नहीं, ये जो ट्रिक है ये भी क्रम से है, यानी देशों को मैंने क्रम से लिखा। इक्वाडोर के बाद ही कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ही ब्राजील पहुंचेगी भूमध्य रेखा, है ना, मजेदार बात। ऐसा नहीं कि इक्वाडोर पहले, कोलंबिया बाद में, ब्राजील पीछे, ऐसा भी ट्रिक ये नहीं है। अमूमन ट्रिक होते हैं थोड़ा से अलग, लेकिन ये ट्रिक जो है ये बिल्कुल आपको विश्वास के साथ दे रहा है कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील क्रम से आप पश्चिम से पूरब की तरफ आते जाएं, ये सारा मामला सेट होता चला जाएगा। इसका मतलब अद्भुत ट्रिक है ये भाई। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो रामबाण इलाज लेकर आया हूँ। आपके पास भी अब अस्त्रों की कमी नहीं रहेगी। आप भी अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करें, आप भी अपनी बुद्धि और विवेक का बहुत बेहतर ढंग से अभिप्राय बनाएं। पढ़ाई के साथ बिल्कुल मजाक ना करें, जिंदगी ही मजाक है, लेकिन पढ़ते समय क्यों मजाक करें? पढ़ते समय पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सारी चीज़ें एक कैलकुलेशन के तहत लेने का प्रयास करें, ये ज़्यादा मज़ेदार होगा। आगे देखें तो हमने एक बार सगे काका ने यूके से माइक मांगा, इसी प्रक्रिया को दोहरा रहा हूँ और इससे संबंधित कुछ देशों का नाम मैं लिख रहा हूँ। एक बार अगर आप ये प्रयास करेंगे तो वादा है याद भी हो जाएगा। आगे देखें, अब ये जो माइक लिखा है यहाँ माइक, और माइक से हो जाएगा, थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूँ, माइक से बन जाएगा आपका एक देश हो जाएगा मालदीव, मालदीव, मालदीव हो गया। ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, ई से इंडोनेशिया, और का से हो जाएगा किरीबाती, किरीबाती, ठीक है। ये जो तीन देश हैं, यानी ये माइक वाले जो देश हैं, ये एशिया महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं, ठीक है। यहां देखिएगा तो मालदीव, किरीबाती, इंडोनेशिया, ये आपको एक द्वीपीय देश भी मिलेंगे। ये द्वीपीय देश हैं। आप जब भी मैप देखेंगे तो एक द्वीप के छोटे छोटे द्वीप हैं जहां पर लोग रहते हैं और ये चारों तरफ जल से घिरे हुए हैं।
इंडोनेशिया जो है, इसी इंडोनेशिया की राजधानी बहुत ही फेमस चर्चा में थी, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, जकार्ता। याद रखिएगा फेमस चीजें। अच्छा एक बात, कभी आपने एक कैलकुलेशन किया अपने मन मस्तिष्क से कि सर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रांस का ही क्यों आया? यार जब उनको पूछना ही था तो उन्होंने रूस से क्यों नहीं पूछा? उन्होंने अमेजन नदी को ही क्यों पूछा? नील को क्यों नहीं पूछा? आप जिस एग्जाम में जा रहे हो पार्टिसिपेट करने, अचानक इंडोनेशिया की राजधानी पूछ ली गई। अब आप कह रहे हो सर और भी देश थे, इंडोनेशिया का ही क्यों पूछा? सोचो जरा, यानी एग्जामिनर महोदय का मस्तिष्क यहाँ क्यों गया? जानते हो क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी चर्चा में थी, डूबने के कगार पे थी, वहाँ की इकोनॉमी भी, वहाँ समस्या थी, और कुछ जल स्तर बढ़ने के कारण वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। राजधानी को थोड़ा सा शिफ्ट भी करना पड़ा। इंडोनेशिया की जो कि राजधानी जकार्ता है, यहाँ पर भी काफ़ी ये बहुत दिनों तक चर्चा में रहा। इसलिए जो चर्चित हैं, जिन पर बार बार आसपास देखना, जिस देश के बारे में बहुत बात चल रही है, चीन से बहुत बात चल रही है, पाकिस्तान से बहुत बात चल रही है, तो एग्जामिनर क्या करता है, उन्हीं के आसपास की सीमाओं से क्वेश्चन उठा लेता है, उन्हीं के आसपास उगने वाले पौधों से आपसे प्रश्न कर लेता है। तो ये ज़्यादातर होता है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, याद रखना, इसी इंडोनेशिया का एक द्वीपीय हिस्सा है जिसे सुमात्रा कहा जाता है। हो सकता है विकल्प में इंडोनेशिया ना रहे तो आप सुमात्रा टिक करिएगा, यानी आपकी भूमध्य रेखा इंडोनेशिया से तो जाती है, लेकिन इंडोनेशिया के किस भाग से जाती है? तो सुमात्रा से जाती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से कौन जाता है? हमारी भूमध्य रेखा जाती है। मैं मान के चलूं कि भूमध्य रेखा का एक बहुत बेहतरीन पर्याय मैं आपके सामने रख पाया हूं। भूमध्य रेखा का देखना, ये जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, कभी मन से शिद्दत से इसे नोट करो और पढ़ो बेहतर ढंग से। देखना आपको शिकायत नहीं खत्म हो जाएगी तो कहना, क्योंकि इसके बाद कुछ मिलेगा ही नहीं आपको यार, कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ना हो करके संपूर्ण है। हम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को बना सकते हैं, बेहतर चल सकते हैं। किताबों को उठाना, खगालते रहना, गूगल सर्च करना, ज़्यादा मिल जाएगा तो अपने यूट्यूब चैनल से आके कहना। वादा है आपसे, सब कुछ व्यवस्था दे रहा हूँ, सारी चीज़ें पूरे विश्वास के साथ लीजिए। सब कुछ एक साथ ऐसे ही थोड़ा मिल रहा है। आगे देखें, ये तो आप जान चुके कहाँ कहाँ से जाएगी, एशिया महाद्वीप में क्या क्या कहलाएगी, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी। अब आगे देखना, मैं बात करूं इसी इक्वाडोर से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने भूमध्य रेखा से रिलेटिव लगा दे रहा हूं। यहीं पर एक ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कैम्बे। कैम्बे ज्वालामुखी, ये इक्वाडोर में है। 4690 मीटर ऊंचाई है इसकी। आप सोच रहे हो ये क्यों बता रहे हैं? ध्यान देना, कैम्बे ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, 4690 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका भूमध्य रेखा से क्या संबंध है? संबंध है क्योंकि इस ज्वालामुखी के पास से ही भूमध्य रेखा गुजरी है। तो भूमध्य रेखा के पास की ज्वालामुखी या भूमध्य रेखा पर स्थित ज्वालामुखी, तो क्या बताएंगे आप? कैम्बे है कहां? इक्वाडोर। अद्भुत बात, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बराबर सीधी पड़ रही हैं दोस्त, बराबर सीधी पड़ रही हैं, फिर भी कैम्बे ज्वालामुखी के ऊपर बर्फ जमी है। तो नेचर का रहस्य, भगवान तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर के रूप निराले हैं भैया, उनके तरीके भी निराले हैं। तो कैम्बे ज्वालामुखी जहां पर देखना वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी हैं, ज्वालामुखी के ऊपर वाले हिस्से पर बर्फ जमी रहती है। अद्भुत है, इस चीज को नोट कर सकते हैं। कैम्बे ज्वालामुखी 4690 मीटर ऊंचा, सूर्य की किरणें सीधी, भूमध्य रेखा के पास स्थित ये ज्वालामुखी है। इसीलिए मैंने इसको इस रिलेशन से जोड़ करके बताने का प्रयास किया। तो याद कर सकते हैं इसे, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास स्थित ज्वालामुखी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे समझिए, हम जब इक्वाडोर यानी हम जब दक्षिणी अमेरिका में ही गमन कर रहे होते हैं, आगे एक महत्वपूर्ण बात मिल जाती है, जहां पर आपको एक देश मिलेगा पेरू, जो कि पेरू से भूमध्य रेखा नहीं जाती। बात को ध्यान देना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक देश मिलेगा पेरू, और पेरू के पास वैसे पूरी पर्वतमाला फैली है, लेकिन पेरू में एक एंडीज पर्वतमाला जिसे आप कहेंगे, वो पूरे दक्षिणी अमेरिका में ही फैला है। एंडीज पर्वतमाला पेरू देश के बीच स्थित एंडीज पर्वत का जो थोड़ा सा हिस्सा है, जो भी हिस्सा है, उसी एंडीज पर्वतमाला से
एक नदी निकलेगी ऐसे करके। ये मान लो एंडीज पर्वत है, ये पेरू में है, यहाँ से एक क्या निकल रही है, नदी। ये नदी निकल करके जाएगी अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी भैया, अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। ये नदी अटलांटिक महासागर में गिरी, जहाँ ये गिरी यहीं पर एक डेल्टा बनाएगी जिसका नाम है मकापा डेल्टा। क्या नहीं पूछा गया एग्जाम में आपसे, ये सब पूछे गए बड़े बड़े एग्जाम में आपसे। मकापा डेल्टा कहाँ मिलेगा, अमेजन नदी के मुहाने पर। अमेजन नदी कहाँ बहती है, पेरू से लगाकर ब्राजील होते हुए। आप कहाँ इसे गिराओगे, कहाँ कहाँ गिरा दोगे, अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है, वहाँ पर ये एक डेल्टा बनाती है। जैसे हमारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वैसे वो अमेजन नदी भी डेल्टा बनाती है जिसका नाम है मकापा डेल्टा। जी सर, इसका संबंध इस भूमध्य रेखा से कैसे हुआ, अब समझ लीजिए। मकापा डेल्टा भूमध्य रेखा पर स्थित है, लीजिए हो गया ना, भूमध्य रेखा पर स्थित है। डेल्टा का नाम बताइए, तो एग्जामिनर किसी दिन पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर स्थित डेल्टा का नाम बताइए, वह किस नदी से संबंधित है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। अमेजन नदी, मकापा डेल्टा, है ना, यही वो अमेजन नदी है। कहाँ गई नदी, ये यही अमेजन नदी है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी, अमेजन नदी अगर आयतन के हिसाब से देखा जाए, अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए, अपवाह तंत्र, तो इसमें जानते क्या है, यानी इसमें जल बहाव देखा जाता है। अगर उस आधार पर देखा जाए तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है, अमेजन को। और दुनिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है, नील को। नील लंबाई में ज़्यादा है, जबकि अमेजन आपकी किस में ज़्यादा है, अमेजन नदी आपकी अपवाह तंत्र के मामले में या फिर आयतन के मामले में कह सकते हैं, इसमें जल संग्रहण ज़्यादा होता है, यानी जल की मात्रा अमेजन में ज़्यादा है। और इसी अमेजन नदी में वो बड़े बड़े सर्प वगैरह आपको मिल जाएंगे, एनाकोंडा सर्प वगैरह आपको घूमते टहलते मिल जाए। अमेजन नदी के सफ़र बड़े ही खतरनाक है। बहरहाल कहाँ आप जा ही रहे, लेकिन आप फिर भी जानते रहे, रोज रोमांच आपका बना रहे क्लास से। तो हम उसी अमेजन की बात कर रहे थे जो एंडीज पर्वतमाला से निकली है, अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, जिसे मकापा डेल्टा कहते हैं। उस मकापा डेल्टा से भूमध्य रेखा होकर जाती है। इन सारी बातों पर अमेजन नदी पर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चर्चा विस्तृत करेंगे। अभी फिलहाल इतना पर ही छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे इसी कांगो देश में, देखना इसलिए टिक कर रहा हूँ, एक एक देश की बात कर रहा हूँ। कांगो देश में एक कांगो नदी मिलेगी। कौन सी नदी, कांगो नदी। इसी नदी को जायरे नदी भी कहते हैं, जायरे नदी, कांगो नदी या जायरे नदी, जो कि कटंगा के पठार से निकलती है, जो तांबे के लिए विख्यात है। बड़ी अजीब बात है कि हर चीज़ आपके सामने और हर बात आपके साथ है। बहुत ही बिल्कुल अलग करके देने के लिए मेरी वो जो जिज्ञासा है वो बात मैं किए जा रहा हूँ। तो मेरा कहना था कांगो नदी, जिसे हम जायरे नदी कहते हैं, जो कि कटंगा के पठार से निकलती है। कटंगा का पठार भी अब आपको मिल जाएगा जब आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे होंगे, ऐसे दौरान आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तांबे के लिए विख्यात मिलेगा, वो सारी बातें उस समय आपके साथ और हमारे साथ ही मिलेगा। अभी यहाँ ध्यान देंगे कि कांगो नदी, जायरे नदी, यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लीजिए क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्त, 2 बार काटती है, यानी 2 बार इसको पार करती है। एक बार इस तरीके से जाकर के पुनः उसी तरीके से पार कर देती होगी। यानी भूमध्य रेखा, जैसे मान के चलो ये भूमध्य रेखा है, तो एक बार नदी कुछ इस तरीके से इसको क्रॉस की, फिर एक बार इस तरीके से क्रॉस कर दी, तो 2 बार हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो भूमध्य रेखा को 2 बार ये काटने का काम करती है कौन सी नदी, कांगो नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में कांगो देश में पाई जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर, सारी बातों से सहमत होंगे आप, मुझे कोई यहाँ आपको दिक्कत महसूस दिख नहीं रही है। अब देखना जरा, अब हम पहुंचेंगे यहाँ केन्या के पास और युगांडा के पास। युगांडा, केन्या और एक देश आपको मिलेगा तंजानिया, उसको भी लिख देता हूँ मैं, तंजानिया, जबकि वो इस भूमध्य रेखा से संबंधित नहीं, ध्यान देना, तंजानिया का संबंध भूमध्य रेखा से नहीं है, युगांडा केन्या का है। यहाँ पर एक झील है, झील का मतलब समझ रहे हैं ना, झील। तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील महारानी विक्टोरिया के नाम पर ही है। एक विक्टोरिया झील है
और यह विक्टोरिया झील, आप इसकी विशेषता भी जान लो, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी, ये जो विक्टोरिया झील है ये दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, कभी पूछे एग्जामिनर की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसे कहेंगे, तो विक्टोरिया, आपके मन मस्तिष्क में पहला आ जाएगा। पहली झील मीठे पानी की, कमेंट बॉक्स खाली भर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है, विक्टोरिया है। और यही जो विक्टोरिया झील है, ये अगर बात की जाए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में मीठा खारा ऐसा कुछ सब हटा करके केवल क्षेत्रफल में पूछी जाए तो तीसरे नंबर पर आएगी दुनिया में। दुनिया में ध्यान देना, सबसे बड़ी झील अगर बात की जाती है तो कैस्पियन है, खारे पानी की है। लेकिन बड़ाई है, अगर बड़ी की बात की जाए केवल खारा मीठा हटा करके, सबसे बड़ी झील कैस्पियन, दूसरी सुपीरियर, तीसरी विक्टोरिया। मीठे पानी में सबसे बड़ी सुपीरियर, खारे पानी में सबसे बड़ी कैस्पियन, वो अलग बात है। इस तरीके से ध्यान देना, पहली कैस्पियन आ जाएगी, दूसरी सुपीरियर आएगी जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और फिर तीसरे नंबर पर आपकी ये विक्टोरिया आ जाएगी क्षेत्रफल के मामले में, जब केवल बड़ा छोटा करके पूछा जाए, उसमें मीठा और तीखा वाली बात ना हो। तो विक्टोरिया झील दूसरे सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसकी चर्चा इतनी हो गई, इसके बारे में हुआ क्या, ये कैसे संबंध रखता है, ध्यान देना। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से जाती है भैया, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। अब ध्यान दो, ये महत्वपूर्ण है। इसी विक्टोरिया झील से आगे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील निकलेगी। कौन सी नदी, नील, जो कि आपको मिस्र के बारे में बात पता चल जाएगी, यहाँ वहाँ से होकर के ये चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ समझिए, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरेगी, ये सारी बातें मैंने कर दी आपके सामने, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। देखना क्या क्या बातें हुई। महत्वपूर्ण चीज ये मैंने किया कि भूमध्य रेखा के बारे में सब कुछ जो शुरुआत में किया गया वो अलग बात थी। अब ये जो पर्याय मैंने दिया आपको, आप थकिए नहीं भैया, आप रुकिए नहीं, थकिए नहीं, मेहनत करिए। यहाँ ध्यान दें, हमने आपको एक ट्रिक दौड़ा दिया आपके सामने। सबसे पहले ये कह दिया कि एक बार सगे काका ने यूके से माइक मांगा, और इसके आधार पर हमने कुछ देशों को याद करने का प्रयास किया। जो हमने काले रंग से इंगित किया है वो सारे के सारे देश इसी भूमध्य रेखा से संबंधित हैं। ये इतने एशिया महाद्वीप के हैं, जिसमें आपका इंडोनेशिया, किरिबाती और मालदीव मिला। सुमात्रा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि सुमात्रा इंडोनेशिया का वह हिस्सा है जहां से भूमध्य रेखा जाती है। तो वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव हमें करना होगा। बाकी बातें ये था कि भूमध्य रेखा से संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते थे, जिसमें हमने कैम्बे ज्वालामुखी की बात की कि भूमध्य रेखा पर स्थित ज्वालामुखी का नाम बताना जरा, वो चीज उस पर चर्चा कर दिया हमने। भूमध्य रेखा पर स्थित डेल्टा का नाम बताइए, उस पर चर्चा हमने कर दिया। वो डेल्टा किससे संबंधित, किस नदी से संबंधित है, कहाँ मिलेगा आपको, किस पर्वतमाला से वो नदी निकलती, सब पर चर्चा हुई। भूमध्य रेखा पर स्थित वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, किस देश में है, तो आपको बताया कांगो देश में है। कांगो नदी या उसका नाम जायरे है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। कौन, और भूमध्य रेखा पर स्थित झील का नाम बताइए, तो हमने कह दिया था वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील वही झील है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, तथा तीसरी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के मामले में, है ना। तो उस पर चर्चा होगी, उस पर बात होगी। विक्टोरिया झील कहाँ मिलेगी, युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा बना रही होगी, वहां मिलेगी। तो इन पर चर्चा होगी कब, जब हम अफ्रीका महाद्वीप का पूरा अध्ययन कर रहे होंगे, तब उनका पुनः मैप मिलेगा। पूरे अलग ढंग से छोटे छोटे करके हम लोग इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, सफल प्रयास करेंगे और पूरी मेहनत और शिद्दत से ये काम करेंगे। आशा कर रहा हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा और लगा भी होगा। ये कंटेंट अब पूरा होने की ओर है और मैं ये मान के चलूँ कि भूमध्य रेखा के बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर ली है। अब बची कुछ जो जानकारियाँ और शेष रह जाएंगी वो आपको महाद्वीप के अंतर्गत मिल जाएंगी। ये चीज़ें आप मान के चलें। तो इसलिए भूमध्य रेखा का एक अलग टॉपिक बनाएं। अक्षांश और देशांतर रेखा पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिलेशन पार्ट 3 से होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, फिर इसके बाद आप पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 देखिएगा, क्योंकि एपिसोड तो आने वाला है और लगातार आता ही रहेगा। आप करिए क्या, अपनी नोटबुक पर भूमध्य रेखा अलग लिखिए, उसके बारे में जुड़ी हुई चीज़ें अलग लिखिए, कुछ मस्तिष्क में आपके और आ जाए तो उसको भी वहीं जोड़ लीजिए। इसके बाद भूमध्य रेखा के बाद कर्क रेखा अलग पढ़िए, मकर रेखा अलग पढ़िए। ऐसी पोजिशनल के साथ, ऐसी व्यवस्था के साथ
हम हाजिर रहेंगे, आपसे मुखातिब भी होंगे। आशा कर रहे हैं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करें कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा। आशा कर रहा हूँ कि ये व्यवस्था आपको अच्छी लग रही है। आशा कर रहे हैं हम कि आप पूरे मनोभाव से जुड़ करके अपनी तैयारी को आयाम दे रहे हैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छे लगे हैं, आपको बेहतर ढंग से मैं मेहनत करके प्रयास दे पा रहा हूँ, तो आप भी अपने ठंडे ठंडे हाथों को उस बटन पर पुश कर दें और लाइक शेयर कमेंट कर लें। बस इतना सा काम कर लें इस अपने चैनल के लिए, मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।